अच्छा जी, हम ना सिर्फ इसमें से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पिक करेंगे कि सारा कंप्लीट जो है वो चैप्टर करेंगे, कोई फायदा नहीं। चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम स्टार्ट करने जा रही हैं। पेज नंबर 138 अपने हाईलाइटर्स और साथ में बुक्स कर ली, पकड़ ली साथ में, ताकि मार्क लगाना आपके लिए आसान हो जाए। जिस तरह ये फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये जी सारा कट गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट इन इंडक्टर, ठीक है। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से, ठीक है, प्रोड्यूस क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। बस ये डेफिनेशन। उसके अलावा जो है यहाँ से मैंने कंप्लीट रीड आउट किया है, इसमें से कुछ भी नहीं स्टडी करने का फ़ायदा है, ये सारा छोड़ दें, ठीक है, ये भी सारा काट दें। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर आप सारा कट करवा देते हो। भाई एक चीज़ इररेलेवेंट है, हमें पता ही नहीं उसको क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो किस तरह, मतलब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्यों उसको करें कंप्लीट, ठीक है, दोबारा। अब इसमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये नहीं मैंने कटवाई क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं कि किसी खास सर्टन टाइम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी खास एरिया में से पास होती हैं, ठीक है, किसी खास एरिया में से पास होती है। मिसाल के तौर पर ये है ना, ठीक है, ये आपके पास एक खास एरिया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास होंगी, वो उसको क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। ये इसके ये वाला फार्मूला, जस्ट ये वाला करना है और सिंपल डेफिनेशन करनी है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, उसके बाद क्या है कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है आपका वेबर, ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज पासिस थ्रू परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 वेबर। सिंपल ये डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपने लाजमी याद करना है। और 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला और मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स होती है, ये आप बस ये वैसे देख लें, आप ये करने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। अगर मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? जब एरिया जो उसके पैरेलल होगा, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो लाइंस इस एरिया में से पास होती हैं। और इस तरह जब वो इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एरिया इधर को है, ये देखिए परपेंडिकुलर एंगल कैसे होता है? ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही है? ऐसे। तो एक दूसरे के में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? उस केस में जीरो होगा, ठीक है। बस इतनी डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरेज ईएमएफ, ये ईएमएफ का सिंबल है, ठीक है। एवरेज ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव माइनस नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला कर लें या ये डेफिनेशन कर लें, एक ही बात होती है, आप उससे खुद ब खुद डेफिनेशन बना सकते हैं, सही है। इसमें सिर्फ डेफिनेशन करनी है, साथ में मैथमेटिकली इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ ये फॉर्मूला करनी है, ठीक है। उसके वाला कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। इसमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें ये भी नहीं करना। अच्छा, ये अब डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज दी लेंज लॉ डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। ये डेफिनेशन, इसमें से ये भी नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद ये भी नहीं करना, यहाँ से सिर्फ इसमें ये लाइन करनी है कि किसको, दिस लॉ इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। बस ये डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो साथ में एक लाइन ये इम्पोर्ट बस इनफ है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लेंस लॉ डेफिनेशन, ठीक है। ये आपको शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में वो नहीं पूछ सकता, ठीक है, अगर पूछेगा भी तो। अच्छा, उसके बाद आपका पास एसी जनरेटर। एसी जनरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसी जनरेटर। अच्छा, इसमें क्या करना है? एन अल्टरनेटिव करंट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो है यूट्यूब चैनल जो है स्टडी कोर्स के नाम से, इस पर कंप्लीट जो है वो चैप्टर 17 भी इंक्लूड है, और साथ में केमिस्ट्री के भी सब टॉपिक्स हैं, और साथ में जो है वो आपका कंप्यूटर का भी कंप्लीट दिया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट जो है, ठीक है, प्लेलिस्ट भी जाके सर्च आउट कर सकते हैं, और ये आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिल जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है 18 चैप्टर का? एसी जनरेटर एंड अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इज अ डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस होता है, जनरेटर क्या करता है? आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, तो ये कौन सी एनर्जी को? मैकेनिकल एनर्जी को। तो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड एसी जनरेटर, ठीक है। अच्छा, ये कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है? प्रिंसिपल क्या करनी है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग इसकी, ये कुछ नहीं करना आपने यहाँ से, ठीक है। ये मैंने सारा आपको आगे ना छोटी करके, मतलब शॉर्ट करके मैं लिखवाया हूँ इसी में से निकाल कर। तो प्रिंसिपल क्या है जी? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी मीन अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, ठीक है। अब ये सर आपने कर देना है। अब इसकी जगह क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वर्किंग, ठीक है। वर्किंग कैसे करेंगे? रोटेशन ऑफ कोयल, द कोयल इज रोटेटेड मैकेनिकली बाय टर्बाइन और मोटर इन द मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 1। उसके बाद फ्लक्स चेंज, यानी कि ये हेडिंग्स है बेसिकली, अपना रोटेशन ऑफ कोयल,
फ्लक्स चेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट डायरेक्शन और आउटपुट, ये हेडिंग देकर इसी तरह हेडिंग देकर इसको एक नेक्स्ट लाइन में आपने इसको लिखते जाना, ठीक है। यानी कि ये जो है ना, ये सारा जो कट थ्रो है, यानी कि ये सारी चीज़ें यही लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये जो मैंने लिखी है ना, इसी को, ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, यानी कि यहाँ पर लॉन्ग करके मैंने आपको शॉर्ट करके लिखवा दिया हुआ, ठीक है, वर्किंग उसकी, ठीक है। और इस तरह आपके कंप्लीट नंबर आते होते हैं। सबसे पहले लिखना है डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल, देन जो है वो आपने वर्किंग, और वर्किंग में आपने ये जो चीज़ आपने हेडिंग देकर उसको जो है वो आगे हाईलाइट कर, मैं हेडिंग को जो है वो हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये पहली हेडिंग, फ्लक्स चेंज, सेकंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और डायरेक्शन करंट, और डायरेक्शन और साथ में आउटपुट, ठीक है, ये बस, ठीक है। उसके अलावा जो आगे है ये आपको कोई नहीं करना, ठीक है, यानी कि ये आपको ना करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखे ना, मैं बताता हूँ एक और चीज़, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप बैठते हैं ना, तो आपके पास 2 घंटे, 2.25 घंटे कंप्लीट पेपर करने को, ये नहीं कि अब आपने एक ही टॉपिक को सारा टाइम लगा देना, तो ऐसे थोड़ी ना करने हैं, हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करनी है और टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, डिवाइस यूज टू इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। किसको इंक्रीज डिक्रीज करना है, वोल्टेज, ठीक है, इन एन अल्टरनेटिव करंट सर्किट, ठीक है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होना है, इट हैज़ 2 कोल्स ऑफ वायर, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर बोलना, ठीक है। इसकी कितनी टाइप्स होती है वायर की, 2 टाइप्स, एक प्राइमरी कोयल नंबर 1 और नंबर 2 क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कोयल, बस, ठीक है। इसके वाला कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, ये वाला भी सब काट दें, ठीक है। अच्छा, ये उसकी 2 टाइप्स हैं, यानी कि बेसिकली उसमें स्टेप 2 तरह के होते हैं ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब जरा गौर से देखिए, व्हेन दी सेकेंडरी कोयल, ये सेकेंडरी कोयल है जिसको हम वी एस से रिप्रेजेंट करें, एस मीन सेकेंडरी, पी मीन प्राइमरी, ठीक है। व्हेन दी सेकेंडरी कोयल हैज़ द मोर टर्न्स, ये देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि इस तरह, ये देखिए ये ऐसे 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 ऐसे, ये वाली जो चीज़ है इसको नंबर ऑफ टर्न्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन सेकेंडरी कोयल हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न्स देन द प्राइमरी कोयल से ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, द ट्रांसफर इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका उल्टा क्या होगा, व्हेन द सेकेंडरी कोयल हैज़ लेस नंबर ऑफ टर्न्स देन प्राइमरी, देन क्या होगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपके रिलेशनशिप बिटवीन कोयल टर्न्स, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, ठीक है। अच्छा, बस ये वाला फॉर्मूला करना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, भाई हमें ज़रूरत है, हमें कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ये छोड़ दें, वैसे ही मैं चलो बता देता हूँ, लेकिन करना नहीं है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के बीम को पास करवाएं ना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी के टर्मिनल के दरमियान, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ठीक है, तो यहाँ से पास होगा, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किया नेगेटिव, तो इधर भी चार्ज पर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव दूसरे को क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे दूसरे से, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली लाइन बीम जो है वो इस तरह ऊपर चले जाएगी, यानी कि नोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी और यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, इस तरह ये भी रहने दें यार, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सी आर ओ की डेफिनेशन, सी आर ओ की डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने हाईलाइट अच्छे से कर लेना, ठीक है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज एन इलेक्ट्रॉनिक, इज ये कर दें, इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू डिस्प्ले, क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, ऑब्जर्व एंड मेजर हाउ द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स चेंज विद टाइम, कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स किस तरह टाइम के साथ चेंज होती हैं, उसको हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, बाय यूजिंग सीआरओ एज एप्लीकेशन ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। अब इसके क्या है, कंपोनेंट्स की हेडिंग देनी, क्या हेडिंग देनी, कंपोनेंट्स की, या किसी कुछ नहीं करना, ठीक है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गन, नंबर 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इन रिफ्लेक्टिव सिस्टम, और नंबर 3 इज फ्लोरेसेंट स्क्रीन, बस इतना करना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर आप ये बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, ये मेरे बना लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्यों नहीं करना है जी, मैंने वर्किंग प्रिंसिपल इसी को शॉर्ट करके मैंने लिख दिया, वो ये वर्किंग प्रिंसिपल के काम कैसे करता है, 100% करेक्ट है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, इमर्स इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दैट आर एक्सेलरेटेड एंड फोकस्ड इन अ नैरो बीम, यहाँ से डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के जरिए क्या होता है, एक्सेलरेट होती है, भागती है, तेज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम, दिस बीम पासिस थ्रू द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ये देखें डिफ्लेक्टिंग पीस सिस्टम से पास हो रही है, ठीक है, विच मूव्स इन अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल, व्हेन बीम हिट्स द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, यहाँ से आकर टकराकर सीधा किस पर टकराई है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन से, फ्लोरेसेंट स्क्रीन से जाकर टकराइए, तो क्या होगा, इट क्रिएट्स अ विजिबल स्पॉट, यहाँ पर क्या होगा, एक विजिबल स्पॉट क्रिएट होगा, दैट ट्रेसेस द वेव फ्रॉम ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, के इलेक्ट्रिक सिग्नल किस तरह का है ये वो डिटरमाइन कर लेगा, ठीक है। तो सिर्फ ये वर्किंग प्रिंसिपल करना है, ठीक है, ये डेफिनेशन, ठीक है, होता क्या है, नंबर 1 उसके कंपोनेंट्स, नंबर 2, नंबर 3 इसके डायग्राम, और नंबर 4 इसका जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, ओके हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ से जो भी है ना, ये देखिए हमने दोबारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा हम लिखने के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ दें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपने लाजमी करना है यूजेस ऑफ सीआरओ, ये भी इसी में से निकाल दी, इसी में से निकाल दिया मैंने यूजेस ऑफ सीआरओ, आपके वो हेडिंग पॉइंट्स बना दिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स बनेंगे ना, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू कि हम इस तरह से ऐसे लिखते जाएँ। तो डिस्प्ले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को शो करने के लिए स्क्रीन पर। नंबर 2, टू ऑब्जर्व हाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज विद टाइम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टाइम के साथ कैसे चेंज होती हैं। वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, या वेवफॉर्म वगैरह को सिमल्टेनियस मेजर करने के लिए, या वेवफॉर्म की शेप वगैरह देखने के लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए ये जो है वो यूज ऑफ सीआरओ के यूजेज है, ठीक है। तो अगेन देख ले किस तरह अटेम्प्ट करना है। नंबर 1 पर आपने इसकी डेफिनेशन, नंबर 2 पर कंपोनेंट्स, नंबर 3 पर इसकी डायग्राम, नंबर 4 पर वर्किंग प्रिंसिपल, एंड नंबर 5 पर यूज ऑफ सीआरओ। भैया आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। आपने उसने जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछना वो 10th क्लास के हिसाब से पूछना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप पढ़ भी फर्स्ट टाइम रहे हो। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर, की हाउ लाइट इज स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, की ये सन से जो हमारे पास लाइट आती है ना हमारे पास तक, वो किस तरह रास्ते में आते हुए किन किन कठिन रास्तों में से गुजरती है, ठीक है। सनलाइट यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से यहाँ से कुछ नहीं करना है। वो भी कहानी डली हुई है कि आपको सूरज से आने वाली लाइट कितनी अच्छी दिखती है, रेडिश कलर की होती है, वो छोड़े। सनलाइट इज मेड अप ऑफ ऑल कलर्स विजिबल स्पेक्ट्रम, कौन से, रिमी बुक्स जी, ठीक है। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, यानी कि सूरज से आने वाली वाइट लाइट जो है ना, वो इन 7 कलर्स पर जो है ना वो मुश्तमिल होती है। इसमें क्या होता है, ब्लू लाइट हैविंग ए शॉर्टर वेवलेंथ। अब इसमें ब्लू लाइट क्या होती है, इन सब में ब्लू लाइट क्या होती है, सबसे शॉर्टर वेवलेंथ होती है। स्केटर मोर इजीली, ये देखें यहाँ पर आई है ना, सबसे शॉर्टर वेवलेंथ, ये देखें यहाँ से जल्दी से स्कैटर होगी। अब इस स्कैटरिंग लाइट की वजह से हमें क्या दिखता है, स्काई ब्लू ज़्यादा दिखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस स्कैटर लाइट रीच टू द अर्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शन मेकिंग द स्काई अपीयर्स ब्लू। वही वाली बात आ गई, यानी कि जो लाइट जितनी ज़्यादा स्कैटर होगी उतनी ज़्यादा वो हमें विजिबल होगी। ये ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर हो रही है, इस वजह से वो क्या है, हमें ज़्यादा आसमान जो है वो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, रेड सनसेट्स एंड सनशाइन्स, यानी कि जब हम सनसेट हो रहा होते हैं या सूरज डूब हो रहा होता है, यानी ग्रूब हो रहा होता है, तब हमें रेड क्यों दिखता है। व्हेन द सन इज लो, जब सन करीब होता है, ये देखिए ज़रा, सन करीब होते हैं तो क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स अ लॉन्गर पाथ थ्रू द एटमॉस्फेयर, मोस्ट ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जब सूरज ऊपर है, हमें आसमान इसलिए ब्लू दिख रहा होता है कि हमारा ब्लू लाइट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा स्कैटर हो रही होती है, ठीक है। अब ये है, जब सन जो है वो सन राइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, लाइट ब्लू लाइट इतनी स्कैटर नहीं होती, ठीक है, या तो वो रेड या ऑरेंज ह्यूज फिर छोड़ देती है, ठीक है। सिर्फ ये इतना करना है, ये वही वाली लिखी हुई है, ड्यूरिंग सनराइज और सनराइज सनलाइट हैज़ टू पास थ्रू लॉन्गर पाथ इन एटमॉस्फेयर बाय। तो ये सारा करने की बजाय आपने क्या करनी, ये वाली लाइन करनी है, मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है, दैट्स इनफ। उसके बाद क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसमें से भी आपने मजीद कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें से सिर्फ 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दी हुई ऑलरेडी। तो वो क्या है, डबल नेचर, इसी की यानी कि इसको कि लाइट 2 तरह से बिहेव करती है, एक किस तरह, एक वेव की तरह भी, और दूसरा पार्टिकल्स की तरह। अगर पार्टिकल्स की तरह बिहेव करे, वो किस तरह बिहेव करती है, फोटोन्स की तरह, ठीक है। बस इतना इनफ है। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लिखी हुई है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें जो है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन आपने करनी है, ये देखिए, क्योंकि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक आया हुआ है ना, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपने ये वाली करनी है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन मेटल्स, जिस तरह यहाँ पर लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, शोइंग दैट लाइट ट्रांसफर्स एनर्जी इन द डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। बस यहाँ तक, उसके अलावा यहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो करना था वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक अब आपका कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज की तरफ। तो पेज नंबर 150, व्हाट हैपन्स टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। तो वो भी क्या हो गया, इंक्रीजेज, यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम इसको जस्ट मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि 1 का सी है, 2 का ए है, 1 सी, 2 ए, 3 बी स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स, 4 सी फोटॉन्स, 5b a magnetic field in the iron core, 3b 4c 5b, बस, ठीक है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ देखते तो 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, तो इसको हम अभी देखते हैं। ये देखें, ये कौन सा वाले, सॉरी ये क्या हो गया, ये है आपके 18.1 और ये 17 चैप्टर के निकले। हम 18 चैप्टर की देखते हैं। अगर आपने 17 चैप्टर के भी करें तो आप मेरी वहाँ पर जाकर, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, स्टडी कोड्स के नाम से चैनल है, ये देखिए स्टडी कोड्स। तो आप जो है वो यहाँ पर जाके आप कंप्लीट जो है वो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस का हर चैप्टर के इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, हर चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो 18.1, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लेंस लॉ, the induced current flows in direction
दैट अपोजेज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस। हम लेंस लॉ में यही पढ़ा है कि वो क्या करता है, करंट को हमेशा अपोज कर रहा होता है। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्लिप रिंग्स यूज्ड इन एन एसी जनरेटर। तो क्या है जी, व्हाट आर स्लिप रिंग्स यूज्ड इन द एसी जनरेटर। स्लिप रिंग्स आर यूज्ड टू मेंटेन कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट बिटवीन द रोटेटिंग कॉइल एंड द एक्सटर्नल सर्किट अलोंग द सर्किट अल्टरनेट स्मूथली। ठीक है, सिर्फ ये आप देख लें इसको, क्योंकि इसको मैं अब कंप्लीट डिस्कशन डिस्क्राइब नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको जो है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। तो व्हाट इज व्हेन इज इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो इन एसी जनरेटर। तो ये भी हम जो है वो कंप्लीट इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले टॉपिक में करके आए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ये देखिए, अभी हम इसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ के आए हैं। व्हाई इज रेड स्काई रेड एट सनसेट या सन। ये जो आंसर है ना, इसको आप यहाँ पर भी कोट कर सकते हैं, यानी कि ये वाले टॉपिक में। ठीक है, ये वाला भी रेड सनसेट एंड सन शाइन ना, तो यहाँ पर ये भी लाइन के बाद यहाँ आप जो है वो डायरेक्टली वो वाली लाइन जो मैंने यहाँ पर मेंशन है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लू मैंने अभी आपको सारा चक्कर बताया, ब्लू लाइट रेड लाइट का, ब्लू लाइट स्कैटर कम होती है ज़्यादा होती है, वो सारा मैंने आपको बताया। ठीक है, और फाइव एंड लास्ट वन, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। तो ये भी हम ट्रांसफार्मर वाला भी कंप्लीट जो है वो हम डिटेल से डिस्क्राइब करके हैं, फाइव वाला जो है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं एक दफ़ा किधर से किया था, ये ट्रांसफार्मर वाला मैंने आपको बड़े अच्छे से करवाया हुआ है। तो आपने ये अगर बुक से किया तो ये वाला आप देख लें। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको पेज 144 जो है वो करवाया है, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर भी लिख देता हूँ, पेज 144। ठीक है, बहरहाल आपको पता लग गया ना, दैट्स इनफ। उसके बाद क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंस लॉ, ये जो है वो आपके लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ये रहा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब हाउ लेंस लॉ सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये भी आपको बताया है कि अभी वहाँ पर भी हम करके आए थे, लेंस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। गिव वन रियल एग्जांपल टू सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन, के रियल एग्जांपल बताएं जी। ठीक है, ये यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, बल्कि यार ये देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, लेंस लॉ की डेफिनेशन आप लिख दिए पहले। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। ठीक है, और मेक श्योर करता है कि नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज क्रिएटेड। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही होता है कि जितनी जो एनर्जी स्टार्ट हो रही है वही क्या हो जाएगी, खत्म होगी। ठीक है, नो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एग्जांपल, व्हेन अ मैग्नेट इज पुश्ड इनटू अ कॉइल द कॉइल प्रोड्यूसेस अपोजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ द मैग्नेट कंजर्वेटिव एनर्जी। तो ये हम वहाँ पर पढ़ के आए कंप्लीट, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। अगर लेंस लॉ आ जाए लॉन्ग में तो आपने ये लिख दें, ये आपका किस तरह लेंस लॉ भी आ जाएगा लॉन्ग में तब भी आपने ये लिख देना है। ठीक है, शॉर्ट में आए तब भी आप ये याद कर लें। ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंक्लूड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज आउटपुट वेयर ईच इज यूज। ठीक है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये वाला मैं भी आपको करवा के भी आया हूँ, यहाँ पर देखिए ज़रा, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफर ये वाला। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं करना है, मैंने आपके सामने के लिए टेबल भी बना दी है, आप टेबल भी जो है वो उसको देख सकते हैं, मैंने भी आपको दिखाता हूँ ये वाला। ठीक है, अब नहीं समझ लग रही है, अब इसको वीडियो पॉज करके देख भी लिया, और अगर टॉपिक समझने दोबारा ये वाला तो मैंने आपको कंप्लीट पीछे मैं बता के आया हूँ, अब वहाँ से ठीक कर लें। ठीक है, उसके बाद हाउ डज स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट काउजेज स्काई टू अपीयर ब्लू ड्यूरिंग द डे। ये मैंने आपको अभी आपको बता के हटो, कहाँ पर बता के हटो, ये वाला मैंने अभी आपको यहाँ पर ये टॉपिक बताया। ये देखिए ज़रा, ये रहा, ये मैं आप नहीं नीचे था, हाँ ये वाला। ठीक है, ये मैंने आपको सारा कंप्लीट प्रिंसिपल समझाया है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला अगर नहीं वहाँ से करना तो यहाँ से भी मैंने आपको राइट डाउन कर दिया, यहाँ पर भी इजी वर्ड्स में जिस तरह मर्जी कर लें, वहाँ से देख के लिख लें, वीडियो पॉज कर लें और देख के उसको जो है वो राइट डाउन कर लें। ठीक है, ये 18.3 जो है। उसके बाद जो है वो अगर नेक्स्ट कंटिन्यू करें 18.4 की तरफ चलें, तो वो क्या है, व्हाट इज ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप क्या होता है एंड हाउ डज इट हेल्प एनालाइजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स। ऑसिलोस्कोप की डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये थर्ड ऑसिलोस्कोप मैंने भी आपको करवाया कंप्लीट। ठीक है, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये जो मेन कंपोनेंट्स ये सारा हम यहाँ वहाँ पर कंप्लीट पढ़ के आए पीछे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अगर आप वहाँ से जाके कर लें, क्योंकि वो वाला जो है ना वो मैंने कंप्लीट डिटेल से समझाया भी, वो आपको समझ भी लग जाएगी। ठीक है, किस तरह मैंने उसको पॉइंट्स बनाए 1 2 3 4 किस तरह आपने करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से भी बेहतर है। ठीक है, एंड फाइनल क्वेश्चन जो है वो आपको, व्हाट इज द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स अ लाइट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लेन वाई। तो ये किस फॉर्म में, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो वाला जो है ना, ये वाला जो है अगर आप लिखना चाहें तो आप लोग इस वाले टॉपिक में भी ये वाला आंसर लिख सकते हैं कि वैसे मैंने आपको करवा दिया, वही लिखे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने इसलिए यहाँ पर करवाया था। हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाला मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर कटिंग करवाया था कि आप लोग यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आप पढ़ लें, इसको रीड कर लें और इसी को अपने ना नोटबुक पर मेंशन कर लें, क्योंकि इससे अच्छी जगह मतलब इससे अच्छे आंसर्स आपको नहीं मिल सकते। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। दैट इज 18.1 किधर है, ये रहे 18.1 या। तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल वही है, कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ 850 टाइटली बाउंड
कोयल ऑफ 50 टर्न्स, हाँ जी वही वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है, ये थोड़े से ना वो चेंज है, यानी कि देखिए आंसर सेम है -62.5, यहाँ पर भी देखिए आंसर क्या -62.5, वो स्टेटमेंट मैंने अपने हिसाब से लिखी है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए लिखने के लिए। अब वो वाली स्टेटमेंट पढ़ के डायरेक्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा दोबारा मैं यहाँ से बता देता हूँ। 50 टाइटली बाउंड से नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, ठीक है। 0.3 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई की वैल्यू, ठीक है। 2 ये ओवर टाइम कितने 0.4 सेकंड। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला फार्मूला, एन की वैल्यू ये वाली, डेल्टा फाई का मतलब बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू 0.8 माइनस 0.3, ठीक है। यहाँ पर दो वैल्यूज दी हुई है ना, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स 0.3 टू 0.8 वेबर। तो यहाँ पर हमने बड़ी वाली डेल्टा हम कैसे फाइंड करते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू, तो हम माइनस करके और डिवाइड करके सिंप्लीफाई कैलकुलेटर पर करके दिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, रेडियस कितने है उसका 0.2 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम है, और रेजिस्टेंस कितनी थी 5 ओम, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, दी फील्ड ड्रॉप्स टू 0 इन 0.1 सेकेंड। अच्छा, ये वैसे ना 18.2 जो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी रीज़न ये कि स्टेटमेंट इसकी काफ़ी लेंथी, जो इसकी स्टेटमेंट ज़्यादा लेंथी होगी वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जो है वो हम किस तरह करेंगे, इसमें जो है ना वो अभी आपको बताऊंगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन वाले अगर ट्रांसफर हुए ना वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम उसकी तरफ चलते हैं 18.3 ये वाले, हाँ ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वी एस ओवर वी पी, एन एस ओवर एन पी, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्म के दरमियान जो है वो क्या चीज़, रिलेशनशिप 500, जब टर्न्स आएंगे तो वो नंबर है 100 सेकंड, प्राइमरी की टर्न्स कितनी है एन पी, मतलब एन पी कितने 500, और एन सेकेंडरी की टर्न्स कितने 100, तो 100 एन एस, प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट्स, तो वी पी की जगह ये आ गया 220, डिवाइड और इधर आगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 220 आ गया, ठीक है। और वी एस वैल्यू हमने फाइंड करके सिंप्लीफाई करके आप उसको जो है वो आंसर, ठीक है। तो उसके अलावा जो है नेक्स्ट 18.4, ये भी सेम प्रिंसिपल पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। 18.4 स्टेप अप ट्रांसफॉर्म टर्न्स इनटू 2:100, हाँ 2:100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्म हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ 2:100 इफ 25 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वी पी, सॉरी वी पी कितनी वैल्यू दी हुई है 25, तो हम सिंप्लीफाई करके 250 100, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर नीचे आके 50 है ना, यहाँ पर इधर आके मल्टीप्लाई 25, सॉरी एन पी की वैल्यू कितनी है प्राइमरी वो कोई 25, तो ये 25 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई है, आपके पास 1250 जो है उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 18.5, तो ये भी सेम प्रिंसिपल पर फॉलो करें जिस तरह हमने ऊपर वाला न्यूमेरिकल सोल्व किया। 18.4 आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं जिस तरह भी आपको इजी लगे। 18.5 न्यूमेरिकल जिसको भी आप देख ले, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के रेलिवेंट है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 वालों में यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ये देखिए 18.5 जो है न्यूमेरिकल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका चैप्टर 19 है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हम नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है।